भदोई में संकट से जूझ रहा कालीन उद्योग बुनाई त्याग कर दूसरे कार्यों में रुचि ले रहे बुनकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एक जिला भदोई है। इसे पूर्वांचल का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भदोई दुनिया भर में अपने कालीन के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में कालीन का निर्माण होता है, जिसकी शुरुआत तो मुगल काल के दौरान हुई थी। तब से अब तक अपनी इस यात्रा में भदोई का कालीन सफलता की हुई मुकाम हासिल कर चुका है। इस वक्त कालीन उद्योग के संगठनों व उद्यमियों द्वारा निर्यात प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन दर्शकों से उपेक्षा के शिकार बुनकरों के उत्थान के लिए कोई गंभीर नहीं है। बुनकरों के अभाव में हैंड कालीनों की बुनाई दूसरे शहरों में कराने के लिए लोग विवश हैं। शाहजहाँपुर इन दिनों हैंड नाटेड कालीनों का सबसे बड़ा उत्पादक शहर बन गया है। करीब 70% हैंड नाटेड का उत्पादन वहां हो रहा है। बुनकर संकट से निपटने के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है, अन्यथा 30% उत्पादन भी बंद हो जाएगा। सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्ट पिलर न्यूज़। जी आपको बता दें कि इस वक्त हम कालीन की नगरी भदोई में मौजूद हैं और आपको बताना यह चाहेंगे कि कालीन का जो उत्पाद यहाँ पर होता है वो विश्व प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि उत्पाद के साथ साथ जो निर्यात भी जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। देख सकते हैं यहाँ हम कालीन उद्योग में मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ पर जो बुनकर हैं वो हाथों से कारीगरी करते हैं। और साथ ही साथ आपको यह बताना चाहेंगे कि आधुनिक मशीनरी का भी इस बार प्रयोग किया जाता है कालीन बनाने में। कालीन की बात की जाए भदोई की तो विश्व प्रसिद्ध कालीन की यहाँ नगरी है भदोई, और यहाँ से एक्सपोर्ट जो होता है वो देश विदेश में एक्सपोर्ट भी होता है। लोग बात की जाए अगर कालीन की उत्पादन की तो 50% उत्पादन जो है वो भदोई से होती है। साथ ही साथ पास का ही क्षेत्र मिर्जापुर है, वहाँ पे भी कालीन का जो उत्पादन है वो भी होता रहा है। आइए हमारे साथ यहाँ पर इस इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किस तरह से कालीन बनती है और कारीगर किस तरह से यहाँ पे कालीन बनाते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी 30 साल से हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो कालीन बनता है, जो बुनकर हैं वो अपने हाथों से कालीन बनाते हैं, कितना वक्त लगता है और क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसमें बुनकर जो है हमारे एक धागा अपने हाथ से बुनते हैं, वो महीनों लग जाता है कारपेट तैयार करने में जी। और वहाँ से आता है हमारे यहाँ आता है, हम उसको ठोकाई करने के बाद फिनिशिंग करते हैं। यहाँ भी हम सब कराते हैं, उससे करीब एक गलीचे तैयार होने में कम 2-2.5 महीना लग जाता है। उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जी अगर बात की जाए तो कितने लोग आपकी ये कंपनी है यहाँ फोन में, कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं? अरे हमारे यहाँ कम से कम 40-50 आदमी हैं, कम से कम ये 8-10 साल से हैं और कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं इसमें सब। अच्छा, तो जो लोग काम कर रहे हो क्या वो यहीं भदोई के रहने वाले हैं वर्कर या बाहर के भी हैं? नहीं, सब प्रॉपर भदोई के हैं, करीब 8-10 किलोमीटर के अंदर के एरिए से सब आते हैं। जी, तो अगर हाथों की कारीगरी की बात की जाए तो किस तरह से मतलब अभी जो कारपेट यहाँ पे बन रहे हैं वो सिर्फ हाथों के से ही बन रहे हैं या मशीनरी भी अत्याधुनिक यूज की जा रही है? मशीन से भी बनता है और जगह भी होता है हमारे यहाँ हाथ वाला बनता है हाथों से। तो अगर जो डिजाइन बनता है वो किस तरह से आप लोग सोचते हैं और चीज़ें उस पर बनाते हैं? वो तो नक्शा बनता है, नक्शे से एक धागा देख के कहाँ पे कोई डिजाइन बैठता है वो सब धागा गिन के अपना बैठाते हैं कारीगर। परेशानियों की बात की जाए तो क्या कुछ ऐसी परेशानियाँ जो आप लोग को बनाते वक्त आती हैं? परेशानियाँ तो बहुत है, वो जैसे बारिश आ गए उसमें काम कम होता है, या कटाई हुआ शादी ब्याह का समय आया उसमें काम स्लो हो जाता है, थोड़ा कम होता है। बाकी और गर्मी के टाइम में तब सही रहे। अगर व्यूवर्स की बात की जाए तो क्या व्यूवर्स अभी भी उतनी है पहले के अकॉर्डिंग? नहीं, अब बहुत कम हो गए हैं। अब नए में नहीं आ रहे हैं, पुराने जो है कारीगर वही है, नए में लोग अपना बाहर बम्बई जाके काम कर रहे हैं, नए में इसमें नहीं आ रहे हैं। जी भदोई की बात की जाए तो कालीन नगरी के नाम से जानी जाती है भदोई। उत्पादन भी यहाँ पे कालीन की सबसे अधिक होती है, हाथों से बनती है कालीन। तो क्या यह कह सकते हैं कि पहले अकॉर्डिंग जो उत्पाद है वो बहुत कम हो चुका है यहाँ पर, वजह क्या रहा? वजह यही है कि जो नए कालीन जो बिनने वाले हैं उसमें तैयार हो नहीं रहे हैं, इसलिए कम हो रहा है एक्सपोर्ट। यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं,
व्यूवर्स लोग कम नए में नहीं आ रहे हैं, पुराने कर रहे हैं। और थोड़ा सरकार जो है, सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिल रहा है उन लोगों अच्छा को। सर, सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है आप नहीं, लोगों हाँ। को, दिक्कतें बहुत आ दिक्कतें रही आ है। रही जैसे कि आपने देखा अभी काली नगरी भदोई के बारे में हमने आपको बताया, साथ ही हमारे साथ यहाँ पे शमसी कलेक्शन के मैन्युफैक्चरर शादाब हुसैन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्थिति इस समय चल रही है कालीन नगरी में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। शादाब जी, आपको चैनल में स्वागत है। जी, आपसे यह जानना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने जो कलेक्शन आपके सर्दी कलेक्शन के बारे में है, बताइए हमें। जी, ये हमारी कंपनी ये बहुत पुरानी कंपनी है। पहले ये शमसी रग एम्पोरियम के नाम से थी। जी ये अराउंड 40 इयर्स हो गए। फिर ये हमारा पार्टीशन हुआ 2012 में। जी उसके बाद से हम लोग फिर वही सेम अपना काम कर रहे हैं। जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि किस तरह से अभी कालीन नगरी है तो स्थिति क्या चल रही है अभी मैन्युफैक्चरर की? अभी फ़िलहाल में जो हालात है बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकते, बस ये कहा जा सकता है काम चल रहा है। क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट में हम लोगों को काफ़ी सब्सिडी मिला करती थी। जी जैसे कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, हम लोगों को ड्रॉबैक लगभग 10% मिला करता था जी और एक्सपोर्ट लाइसेंस पे 5% मिला करता था। अभी फ़िलहाल इस गवर्नमेंट में हम लोगों को लगभग 3%, पौने 3% मिलता है। और फिर बीच में हम लोग का लाइसेंस भी बंद हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खास होकर छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको तो काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, ज़्यादातर अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ज़्यादातर होती है, तो क्या कुछ फ़ायदे लाभ मिलते हैं आपको? जी, जाहिर सी बात है कि भदोही में लगभग हम समझते हैं कि हर कंट्री भदोही को जानती है जहाँ कारपेट का काम होता है। जी जी और भदोही से ज़्यादा कारपेट मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया से कहीं फॉरेन में ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे सरकार को भी फ़ायदा है। हम लोग फॉरेन करेंसी ले आते हैं, मेहनत करते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग को प्रमोशन है ताकि हम लोग अपना एक्सपोर्ट का काम और बढ़ा सकें और फॉरेन करेंसी ला सकें, अपने सरकार को सहयोग कर सकें। तो सरकार को भी सोचना चाहिए थोड़ा, जो प्रमोशन हम लोग के ड्रॉबैक कम हो गए, लाइसेंस कम हो गए, इसको कुछ बढ़ा देना चाहिए। और थोड़ा GST में राहत दे देनी चाहिए। जो छोटे लोग हैं, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया जहाँ 20% है, 18% है, उसको कम करके कम से कम 12%, 5% कर देना चाहिए ताकि हम लोग काम कर सकें। देखिए, अगर बात की जाए पहले के समय की और अब के समय में क्या डिफरेंसेस समझ में आती हैं? पहले के समय में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी। पहले के समय में हर चीज़ सस्ताई भी थी, इतनी महंगाई नहीं थी, लेबर का इतना मसला नहीं होता था, हर चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाया करती थी और हम लोगों को 10% ड्रॉबैक भी मिलता था, लाइसेंस भी मिलता था और काम भी आता था। और अभी इस गवर्नमेंट में इतने इश्यूज हो गए हैं कि बाकी और जो कंट्रीज़ के जो बायर्स हैं, जैसे टर्की से हम काम करते थे, अभी फ़िलहाल में वहाँ से काम बंद हो गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने इंडिया से इंपोर्ट पे 50% टैक्स लगा दिया है। जी तो इस तरीके के तमाम हालात से हम लोग जूझ रहे हैं। बस एक तरीके से काम हम लोग का चल रहा है, लेकिन पहले जैसा काम नहीं है इंडस्ट्री में जैसे पहले काम हुआ करता था। हमने इस वक्त हमारे साथ भदोही शहर के समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे साथ जाहिद बेग जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे भदोही के बारे में, भदोही की जो कारपेट नगरी कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है यहाँ की। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। जाहिद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका 4th पिलर में। जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कालीन नगरी है हमारी भदोही, आप वहाँ के विधायक भी हैं, तो क्या कुछ अभी स्थिति चल रही है? देखिए, पिछले कई सालों से कारपेट मंदी के दौर से गुजर रहा है जी और आम छोटा आदमी परेशान भी है। कारण क्या रहा कि मैं बहुत स्थिति खराब चल रही? कारण ये है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों की वजह से जी एक्सपोर्ट घटा है। और उसके बढ़ाने के लिए जब मैं विधायक था पिछली बार, माननीय अखिलेश यादव सरकार थी, जी माननीय अखिलेश यादव जी ने 180 करोड़ की लागत से कारपेट एक्सपो मार्ट बनवाया था मेला लगवाने के लिए, जी जो मेला दिल्ली में लगता है। और मार्ट आपने देखा होगा शायद, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्ट है, विश्व में 1 प्रोजेक्ट के तहत ऐसा मार्ट दुनिया में जी और हम लोगों ने शिवनाथ भी किया, अखिलेश जी ने, और उद्घाटन भी किया। बाद बीच में दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, योगीनाथ जी भी आए, लेकिन जो रूप हम लोग देखा था, जो भदोही के लोगों से हमने कहा था बनवाने के लिए, वो रूप बन नहीं पाया। उसमें बहुत सी चीज़ें भी कमी है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो DPR बना हुआ था, पार्ट 1 पार्ट 2 का भी बना हुआ था,
पार्ट 1 लगभग तैयार है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियाँ हैं। उसमें संचालित सीढ़ी, एक्सीलेटर और कुछ कमियाँ हैं, उसको कई बार हम लोग मांग किया नहीं किया गया। और पिछले अक्टूबर में मेला लगा था, लगभग 50 देशों से अधिक विदेशी ग्राहक यहाँ आए थे। लेकिन और उसमें माननीय MP पटेल जो मिर्जापुर की संसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और मिर्जापुर भी भदोही परिषद मिर्जापुर कारपेट का क्षेत्र है। उसके बाद भी एक पैसा उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया। दुर्भाग्य इस बात की है, 2 बार मुख्यमंत्री जी आए और माननीय MP पटेल भी आई, लेकिन उससे एक पैसा अलग स्वीकृत नहीं किया गया। और पार्ट 1 तो बना, उसके लिए यहाँ दूर करना चाहिए सरकार को, और पार्ट 2 जो भी वो भी बनाना चाहिए। कारपेट का हब बनाना है भदोही के अंदर, और जब तक हब नहीं बनेगा तब तक दुख पड़ेगा नहीं। जी हाँ, जैसे कि बात की जाए भदोही की तो कालीन नगरी कही जाती है, और साथ ही में अगर कालीन के उत्पादों की बात की जाए तो यहाँ 50% जो उत्पादन होती है वो यहाँ पर होती है। पर हमने कुछ मैन्युफैक्चरर से भी बात की है, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो व्यूवर्स है वो कम हो गए हैं, और जो एम्प्लॉयर भी जो है, वर्कर्स है, वो भी जो है वो जो दूसरे जगह जाके पलायन कर रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। मजदूरों को अलग से व्यवस्था मिलनी चाहिए। जब तक उनको ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोलेंगे, औरतों के लिए सिखाने की व्यवस्था नहीं देंगे, और सिखाने के वक्त उनको अलग से पेंशन नहीं देंगे, रोजगार बढ़ाने के लिए और उद्योग बढ़ाने के लिए, जब बच्चे या औरतें सीखें, घर की औरतें भी काम करती थी पहले, और मजदूर का खेत में काम करने वाले मजदूर भी काम करता था। जब औरतें काम करें तो उनको अलग से सरकार द्वारा पेंशन की व्यवस्था, सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो हाथ में जो कला है उसको बरकरार रहे भदोही के अंदर। धीरे धीरे उसको कम, कोई दौरा नहीं कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही खबर थी कि कुछ घोटाले की बात की जा रही थी, आपकी तरफ से भी लोगों का आरोप था आप पर कि आपकी तरफ से घोटाला किया गया कुछ करोड़ रुपए का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ जी। पहली बात तो मार्ट विधायक नहीं बनाता, मार्ट अधिकारी बनाते हैं। जी। और पहले भी जो विधायक थे विद्युत पार्टी जी, उन्होंने भी इल्जाम लगाया था, तब भी मैं कहा। CEPC के CEO मेंबर यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे क्या कुछ कॉर्पोरेट में चल रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले पूरा परिचय। मेरा नाम असलम महबूब है जी। मैं ऑल इंडिया कारपेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ और CPC का CEO मेंबर भी हूँ। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए CEPC के बारे में जानना चाहेंगे। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक भारत सरकार की संस्था है जी। जिसमें कारपेट को कैसे प्रमोट किया जाए, भारत सरकार और के मदद से हम लोग करते हैं उसको। जी, भदोही में भी मार्ट खुला हुआ है, क्या कुछ कार्य उसमें अभी तक हो चल रहा है? देखिए, कारपेट एक्सपो मार्ट उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है और एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा मार्ट बना हुआ है, और उसमें जो भी योजनाएं अच्छी है। पिछली बार हम लोगों ने फेयर किया था, इस बार भी हम लोग 8 से 11 अक्टूबर में फेयर करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल फेयर, जिसमें 60 देशों से और 500 के आसपास बायर्स और 500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हुआ था। एक अच्छा एक बिल्डिंग है, एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप इंटरनेशनल शोज कर सकते हैं। जी, ये भी जानना चाहिए कि वीवर्स की भी कमी बताई जा रही है, क्या कुछ उस पर कहना है? हाँ, वीविंग तो दिन पे दिन कम हो रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग भी कर रहे हैं और अभी भी मांग रहे हैं। जो ITI का जो हम लोग GI जिला है, एक्चुअली 9 जिले GI में आते हैं, उसमें जो ITI है उसमें वीविंग अगर जब तक सिखाएंगे नहीं, और खासतौर महिलाओं को नहीं सिखाएंगे, तब तक वीविंग बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आदमियों का तो माइग्रेशन और स्टेट्स में हो जाता है, लेडीज का गांव टू गांव अगल बगल ही होता है। हर हाल में वीविंग में वुमेन्स का इंटर होना जरूरी है, जैसे ईरान में है, टर्की में है, चाइना में था, हर जगह जैसे। फेयर इंटरनेशनल जब लगता है इंटरनेशनल फेयर, तो क्या कुछ लाभ वहाँ से मिलता है? सारे इंटरनेशनल बायर्स आते हैं, वो हमारे सैंपल देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, सैम्पलिंग स्टेज में आता है चीज़ें। काफ़ी एक नया इनिंग शुरू होती है, एक नया अध्याय शुरू होता है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है फेयर से। ऐसा कौन सा देश है जो ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है? इम्पोर्ट जो है वो अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है जी। 60% से ऊपर अमेरिका लेता है।
8% से अधिक। और जैसे भदोई की बात की जाए तो 50% यहाँ पे कालीन बनती है, यहाँ पे उत्पाद होता है। मैन्युफैक्चरर से हमने बात की है, यहाँ के कुछ और भी एम्प्लॉय वर्कर जो है उनसे बात किया है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि महंगाई जो है इस वक्त बढ़ चुकी है, तो जिसकी वजह से उनकी जो सेलिंग है वो कम हो चुकी है, बायर्स नहीं मिल रहे हैं। उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये बात सही है। एक वक्त था कि भारत सरकार की तरफ से कैश इंसेंटिव्स थे और बहुत से MEIS के थ्रू 7% मिलता था, इंटरेस्ट सबवेंशन 5% मिलता था, बहुत सी पॉलिसीज थी। मगर पिछले विगत कुछ वर्षों से सब चीज़ें घटती चली जा रही हैं। रोड टेप हमको 7% हमारा आसपास बनता है, हमको 1% कैप लगा दिया उस पर, जिसकी वजह से हमको 1% नहीं मिल रहा। ड्रॉबैक कम किया, चीज़ें कम हुई है भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत। और आज क्या है, हमारी लागत जो है वीविंग की जहाँ तक बात है तो 50-60% वेजेस बढ़ गए हैं। रॉ मटेरियल 30 से 40% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकार अगर मदद नहीं करेगी, कश्मीर में GI के नाम पे वो 10% कैश इंसेंटिव अपने एक्सपोर्टर्स को देती है। उस तरह की अगर प्रदेश सरकार कोई योजना लाती है तो उससे इस जगह को, ये जो प्रॉब्लम आई है उसको हम लोग आराम से भर सकते हैं। कारपेट इंडस्ट्री की बात की जाए तो EPC से क्या कुछ फायदा उनको? भारत सरकार को हम लोग डे टू डे बेसिस पे हम इंटीमेट करते रहते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है। और सरकार का एक माध्यम है, हम डायरेक्ट DCH के अंदर आते हैं और सीधा हम सरकार से बात करते हैं। मगर सरकार को हर हाल में हमारे लिए पॉलिसी, क्योंकि 20 से 25 लाख लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं, वीवर्स से लेकर सब लोग। तो हर हाल में हमको योजनाएं ऐसी चाहिए जो वीवर्स को भी सपोर्ट दे और हमको भी सपोर्ट दे और एक्सपोर्ट